गुड मॉर्निंग दोस्तों। चिंतामणि के ऑनलाइन ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज हम पंचायत राज व्यवस्था का चौथा और पांचवा स्तर पढ़ने जा रहे हैं। पंचायत राज व्यवस्था का चौथा स्तर है नंबर 4, वो है पंचायत समिति। पंचायत समिति। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पंचायत समिति के बारे में। सबसे पहले जानते हैं पंचायत समिति का गठन कितनी जनसंख्या पर किया जाता है। तो न्यूनतम 1 लाख की जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख की जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत राज व्यवस्था का गठन किया जाता है या पंचायत समिति का गठन किया जाता है। समिति का गठन किया जाता है जिसमें कम से कम 13 वार्ड होते हैं। कम से कम 13 वार्ड होते हैं और प्रति 20,000 की जनसंख्या पर प्रति 20,000 की जनसंख्या वृद्धि पर प्रति 20,000 की जनसंख्या वृद्धि पर दो अतिरिक्त वार्डों का गठन किया जाता है। दो अतिरिक्त वार्डों का गठन किया जाता है। अगर जनसंख्या 1 लाख से बढ़कर 1,20,000 हो गई तो वार्डों की संख्या 13 से बढ़कर 15 हो जाएगी। तो प्रति 20,000 की जनसंख्या वृद्धि पर दो अतिरिक्त वार्ड गठित किए जाते हैं किसमें? पंचायत समिति में। और न्यूनतम 1 लाख की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति का गठन किया जाता है। ठीक है यहां तक दोस्तों। अब आते हैं कि भाई पंचायत समिति में सदस्य कौन कौन होते हैं। पंचायत समिति के सदस्य, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो पंचायत समिति में दो प्रकार के सदस्य होते हैं। दो प्रकार के सदस्य होते हैं। एक तो होते हैं निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्यों में आते हैं प्रधान, उप प्रधान और पंचायत समिति सदस्य। पंचायत समिति सदस्य जिन्हें कहा जाता है सीआर। सीआर की फुल फॉर्म होती है कमेटी रिप्रेजेंटेटिव। सीआर मतलब कमेटी रिप्रेजेंटेटिव। पंचायत समिति सदस्य ये पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य होते हैं। दूसरे प्रकार के सदस्य होते हैं पदेन सदस्य। पंचायत समिति के पदेन सदस्य। तो पंचायत समिति के पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं? तो पंचायत समिति के समिति के नियंत्रण वाले क्षेत्र के वर्तमान सरपंच और विधायक, और अगर चाहे तो सांसद भी इसमें भाग ले सकते हैं। सांसद भी इस पंचायत समिति के पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य का मतलब यह है कि जब तक सरपंच अपने पद पर रहेगा, जब तक अपन विधायक अपने पद पर रहेगा, जब तक सांसद अपने पद पर रहेगा, तब तक वो पंचायत समिति की बैठक में वो भाग ले सकता है। उसके पास अधिकार होता है। क्यों? क्योंकि वो पंचायत समिति का कैसा सदस्य है? पदेन सदस्य है।
क्लियर है यहां तक सबके दिमाग में? तो निर्वाचित सदस्य भी होते हैं पंचायत समिति में और पंचायत समिति के पदेन सदस्य भी होते हैं। अब पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्यों की भाई योग्यताएं क्या होती हैं? निर्वाचित सदस्यों की योग्यता मतलब प्रधान, उप प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों की योग्यताएं क्या है? तो पहली योग्यता 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, आयु पूरी कर चुका हो। दूसरी योग्यता पंचायत समिति की मतदाता सूची में नाम हो, पंचायत समिति की मतदाता सूची में नाम हो। और तीसरी योग्यता 22 नवंबर 1995 के बाद जन्म लेने वाली संतानें 2 से अधिक ना हो, 2 से अधिक ना हो। ये पंचायत समिति सदस्यों की 3 योग्यताएं होती हैं। पहली योग्यता 21 वर्ष की आयु, दूसरी योग्यता पंचायत समिति की मतदाता सूची में नाम हो, तीसरी योग्यता 22 नवंबर 1995 के बाद जन्म लेने वाली संतानें 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्लियर यहां तक सबके दिमाग में? अब आते हैं नेक्स्ट मुद्दे पर, नेक्स्ट बिंदु पर। अब ये जो सदस्य हैं इनकी पंचायत समिति की बैठकें कब होती है? बैठकें तो पंचायत समिति की बैठकें होती है 2 प्रकार की, 2 प्रकार की इसकी बैठकें होती है। अब 2 प्रकार की कौन कौन सी बैठकें होती है? एक तो होती है साधारण बैठक, साधारण बैठक। साधारण बैठक कब होती है? तो प्रत्येक माह में कम से कम एक बार, प्रत्येक माह में कम से कम एक बार बैठक होती है किसकी? पंचायत समिति की साधारण बैठक। दूसरे प्रकार की बैठकें होती हैं अनिवार्य बैठकें, अनिवार्य बैठकें। तो अनिवार्य बैठकें कब होती हैं? तो अनिवार्य बैठक होती है प्रत्येक वर्ष में 4 बार, प्रत्येक वर्ष में 4 बार होती हैं अनिवार्य बैठकें। 4 बार कब? एक तो 26 जनवरी को, एक 8 मार्च को, एक 15 अगस्त को और एक 2 अक्टूबर को। हालांकि 2019 में ग्राम सभा की जो बैठकें थी वो राज्य सरकार ने बढ़ाकर 6 कर दी गई थी, लेकिन 2022 में राजस्थान सरकार ने अपने इस फैसले को वापस ले लिया और राजस्थान सरकार ने कहा है कि ग्राम सभा की बैठकें भी 4 बार होगी और वही 4 बैठकें सभी स्तरों की अनिवार्य बैठकों के रूप में भी शामिल की जाएगी। अब 4 बार ग्राम सभा की बैठकें कब कब होती है? 26 जनवरी, 8 मार्च, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। इसमें 2 तिथि और शामिल की गई थी राजस्थान सरकार द्वारा, एक तो 1 मई और दूसरी 14 नवंबर। 1 मई को विश्व मजदूर दिवस और 14 नवंबर को बाल दिवस या जवाहरलाल नेहरू चाचा नेहरू जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। तो 1 मई और 14 नवंबर को राजस्थान सरकार ने अपने फैसले को रिफिल किया है 2022 में। तो वर्तमान में ये बैठकें होती ही नहीं है। अब एक वर्ष में केवल 4 बार बैठकें होती है इसकी अनिवार्य बैठकें, वो भी किसकी? पंचायत समिति की। और 4 बार बैठकें होती है ग्राम सभा की वर्तमान में। क्लियर है? ये अनिवार्य बैठकें। अब आते हैं भाई गढ़पूर्ति या कोरम क्या होता है? बैठकों का गढ़पूर्ति या कोरम क्या है? पूर्ति या कोरम, तो बैठकों की गढ़पूर्ति या कोरम होता है 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य गढ़पूर्ति या कोरम होता है किसका?
पंचायत समिति की बैठकों का। और ध्यान रखना, पंचायत समिति के जितने भी स्तर हैं या स्थानीय शासन में नगरीय शासन व्यवस्था के, नगरीय निकाय व्यवस्था के जितने भी स्तर हैं, उनमें केवल 2 स्तरों को छोड़कर बाकी सभी स्तरों की गठपूर्ति या कोरम होता है, वो होता है 1/3 सदस्य। बस 2 स्तरों को छोड़कर। 2 स्तर कौन कौन से जिनको छोड़ा जाए? तो 2 स्तर है, एक तो वार्ड सभा, दूसरा स्तर है ग्राम सभा। वार्ड सभा और ग्राम सभा में गठपूर्ति या कोरम होता है 1/10 सदस्य। बाकी के सभी स्तरों में गठपूर्ति या कोरम होता है 1/3 सदस्य। सेम प्रोसेस यह है कि अगर विधानमंडल पूछा जाए आपसे या संसद का कोई सदन पूछा जाए आपसे, तो विधानमंडल के दोनों सदनों में या एक सदन में और संसद के दोनों सदनों में गठपूर्ति या कोरम होता है 1/10 सदस्य। लेकिन भारत में जितने भी न्यायालय हैं, उन सभी न्यायालयों की गठपूर्ति या कोरम होता है 1/3 सदस्य। यहां तक समझ में आया सबके? न्यायालय में गठपूर्ति या कोरम होता है 1/3 सदस्य, लेकिन विधानमंडल और संसद के सदनों में गठपूर्ति या कोरम होता है 1/10 सदस्य। तो ये गठपूर्ति या कोरम में बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, बहुत बार प्रश्न आते भी हैं। इसको थोड़ा सा आप बार बार रिपीट करके देखना इसको, और आप समझना कि किसमें 1/10 होता है और किसमें 1/3 होता है। क्लियर है सबके दिमाग में? वापस मुद्दे पर आते हैं। पंचायत समिति का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, प्रशासनिक अधिकारी, तो पंचायत समिति का प्रशासनिक अधिकारी होता है, वो होता है खंड विकास अधिकारी। खंड विकास अधिकारी पंचायत समिति का प्रशासनिक अधिकारी होता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ब्लॉक डेवलप ऑफिसर, बीडीओ। तो पंचायत समिति का प्रशासनिक अधिकारी खंड विकास अधिकारी होता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ब्लॉक डेवलप ऑफिसर या बीडीओ। और ग्राम पंचायत का प्रशासनिक अधिकारी होता है, वो होता है ग्राम विकास अधिकारी, से इंग्लिश में कहा जाता है विलेज डेवलप ऑफिसर, वीडीओ। तो वीडीओ ग्राम पंचायत का प्रशासनिक अधिकारी और बीडीओ पंचायत समिति का प्रशासनिक अधिकारी होता है। यहां तक समझ में आया सबके? अब बात करते हैं निर्वाचित सदस्यों की, जिनमें पहला सदस्य है नंबर 1 प्रधान। अब ये जो प्रधान होता है, ये पंचायत समिति का अध्यक्ष होता है। पंचायत समिति का अध्यक्ष होता है। अब प्रधान का निर्वाचन कैसे होता है? प्रधान शपथ किससे लेता है? प्रधान त्यागपत्र किसे देता है? और प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस प्रकार से लाया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव। इन सब विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रधान का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है। तो प्रधान का निर्वाचन कौन शामिल होते हैं? तो पंचायत समिति के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य अपने में से साधारण बहुमत के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रधान का निर्वाचन करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से, यहां पर विशेष तौर से समझ लेना, ये 2009 में इसमें एक परिवर्तन किया गया, 2014 में परिवर्तन किया गया और 2019 में पुनः परिवर्तन किया गया। तो 2009 में यह कहा गया राजस्थान सरकार द्वारा, उस समय मुख्यमंत्री थी अशोक। 2009 में यह परिवर्तन किया गया, उस समय मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत। उनके द्वारा यह परिवर्तन किया गया कि 2009 में के पंचायत समिति सदस्य या प्रधान
जिला प्रमुखों का निर्वाचन जो होगा वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होगा। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन किया जाएगा। इस समय मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत। उन्होंने यह परिवर्तन किया कि प्रधान और जिला प्रमुख का निर्वाचन जनता द्वारा किस रूप से किया जाएगा? प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। 2014 में फिर बदलाव हुआ जिसमें कहा कि पंचायत समिति सदस्य अपने में से प्रधान का निर्वाचन करेंगे और जिला परिषद सदस्य अपने में से जिला प्रमुख का निर्वाचन करेंगे। जिला प्रमुख का निर्वाचन करेंगे। इस समय मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे 2019 में अशोक गहलोत सरकार ने गठन होने के बाद में पुनः एक परिवर्तन यह किया कि पंचायत समिति सदस्य सीआर जिन्हें कहा जाता है, सीआर किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रधान के रूप में निर्वाचित कर सकते हैं जो पंचायत समिति सदस्य होने की योग्यता तो रखता हो लेकिन वो भले ही पंचायत समिति सदस्य ना हो, ऐसे किसी भी व्यक्ति को वो प्रधान के रूप में क्या कर सकते हैं? निर्वाचित कर सकते हैं। जिला परिषद सदस्य जिन्हें डीआर कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, जिला परिषद सदस्य ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिला प्रमुख के रूप में निर्वाचित कर सकते हैं जो जिला परिषद सदस्य होने की योग्यता रखता हो, भले ही वो जिला परिषद सदस्य ना हो। तो 2019 में गहलोत सरकार ने यह परिवर्तन किया। 2 महीने बाद या 4 महीने बाद ही गहलोत सरकार को अपने फैसलों का, क्योंकि उनके विधायक दल ने ही इसका विरोध करना शुरू कर दिया, गहलोत सरकार के फैसले का विरोध किया और गहलोत साहब के इस फैसले का जब विरोध किया उनकी सरकार, उनकी पार्टी के विधायकों ने, इसमें वजह से मजबूरी में आकर गहलोत सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा, यूटर्न वापस लेना पड़ा। यह फैसला बाद में इस फैसले को रिफिल करना पड़ा गहलोत सरकार को। तो वर्तमान में 2014 के पैटर्न के आधार पर ही जिला प्रधान और जिला प्रमुखों का निर्वाचन होता है। 2014 के पैटर्न के आधार पर जो हमने अभी पढ़ा कि पंचायत समिति सदस्य अपने में से साधारण बहुमत के आधार पर प्रधान का क्या करते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से प्रधान का निर्वाचन करते हैं। यहां पर अप्रत्यक्ष शब्द इसलिए आया है क्योंकि यहां पर जनता ने इस निर्वाचन में भाग नहीं लिया है, पंचायत समिति सदस्य अपने में से निर्वाचन कर रहे हैं, इसलिए यहां पर शब्द आता है अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, अब ये शपथ किससे लेता है? तो शपथ लेता है उपखंड अधिकारी से। उपखंड अधिकारी जिसे कहा जाता है सब डिविजनल ऑफिसर, एसडीओ, शपथ लेता है एसडीओ से। तो प्रधान अपना त्यागपत्र किसे देता है? प्रधान अपना त्यागपत्र देता है जिला प्रमुख को। जिला प्रमुख को यह अपना त्यागपत्र देता है। तो प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो बिल्कुल लाया जा सकता है, प्रधान के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। अब किन परिस्थितियों में विश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा? तो कार्यकाल के पहले, दूसरे और 5वें वर्ष में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता पहले, दूसरे और 5वें वर्ष में। तीसरे वर्ष में एक बार, अगर तीसरे वर्ष में एक बार अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए और उस अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया तो चौथे वर्ष में भी एक बार अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। प्रधान के विरुद्ध कुल 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे कौन? तो पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य, जिनमें प्रधान, उप प्रधान और जिला परिषद पंचायत समिति सदस्य भी शामिल होते हैं, जिन्हें सीआर कहा जाता है। तो प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य लेकर आते हैं। पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य अपने 3/4 बहुमत से, 3/4 बहुमत से इस अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी देकर जिला प्रमुख के पास भेज दें तो जिला प्रमुख प्रधान को उसके पद से हटा सकता है। तो पद से हटाने का अधिकार होता है जिला प्रमुख को, किसको? प्रधान को। तो जिला प्रमुख के सामने पंचायत समिति सदस्य जो होते हैं वो वोटिंग करते हैं
और जिला प्रमुख ये अगर निर्धारण कर दे कि भाई इसका इस वोटिंग में 3/4 बहुमत, इस प्रस्ताव को 3/4 बहुमत से मंजूरी मिल गई है, तभी प्रधान को उसके पद से जिला प्रमुख हटा सकता है, अन्यथा नहीं हटा सकता। और तीसरे वर्ष में एक बार ला सकते हैं और चौथे वर्ष में भी एक बार ला सकते हैं। अगर प्रधान को तीसरे वर्ष में हटाया गया है तो शेष कार्यकाल के लिए निर्वाचित होगा, तो चौथे वर्ष में भी हटाया गया है तो शेष कार्यकाल के लिए ही निर्वाचित किया जाएगा नए प्रधान को। और पंचायत समिति सदस्य अपने में से नया प्रधान निर्वाचित कर लेंगे। तो ध्यान रखना, प्रधान को अगर अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटा दिया गया है तो उसके बावजूद भी प्रधान जो है वो पंचायत समिति का सदस्य तो रहता ही है। अब वो क्यों रहता है? क्योंकि पंचायत समिति सदस्य अपने में से किसका निर्वाचन कर रहे हैं? प्रधान का निर्वाचन कर रहे हैं। तो पंचायत समिति सदस्य अपने में से निर्वाचन कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि प्रधान जो है वो पंचायत समिति सदस्य भी है और प्रधान जो है वो प्रधान पद पर भी है। तो प्रधान पद से हटाया है, ना कि पंचायत समिति सदस्य के पद से। इसलिए प्रधान जो है वो अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से अगर पद से हटा दिया गया है, प्रधान पद से हटा दिया गया है किसी व्यक्ति को, तो उसके बावजूद भी वो पंचायत समिति सदस्य तो रहता ही है, क्योंकि वो पंचायत समिति का सदस्य तो है ही। क्लियर है यहां तक सबके दिमाग में? अब आते हैं मुद्दे पर वापस। अविश्वास प्रस्ताव किसके सम, अब प्रक्रिया तो सरपंच के समान होती है, कार्यकाल के पहले, दूसरे, पांचवें वर्ष में नहीं लाया जाएगा। लेकिन पद से हटाता है कौन? जिला प्रमुख इन्हें पद से हटा सकता है। जिला प्रमुख इनको पद से हटा सकता है। यह अधिकार केवल किसके पास होता है? जिला प्रमुख के पास होता है। अब आते हैं नेक्स्ट विषय पर, नेक्स्ट बिंदु पर। दूसरा निर्वाचित सदस्य है नंबर 2 उप प्रधान। दूसरा निर्वाचित सदस्य है उप प्रधान। यह पंचायत समिति का उपाध्यक्ष होता है। यह पंचायत समिति का उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, अब आते हैं इसके निर्वाचन पर। निर्वाचन, फिर बात करेंगे इसकी शपथ की, फिर बात करेंगे त्यागपत्र की, और फिर बात करेंगे अविश्वास प्रस्ताव की। अविश्वास प्रस्ताव, तो सबसे पहले बात करते हैं निर्वाचन की। तो उप प्रधान का निर्वाचन, तो पंचायत समिति सदस्य, पंचायत समिति सदस्य अपने में से अप्रत्यक्ष रूप से साधारण बहुमत के आधार पर साधारण बहुमत के आधार पर इनका निर्वाचन करता, अप्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन करता है। अप्रत्यक्ष रूप से उप प्रधान का निर्वाचन करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से, वो भी कैसे? साधारण बहुमत के आधार पर। तो पंचायत समिति सदस्य सीआर जिन्हें कहा जाता है, कमेटी रिप्रेजेंटेटिव, वो अपने में से साधारण बहुमत के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन करते हैं, किसका? उप प्रधान का। अब उप प्रधान शपथ किससे लेता है? तो उप प्रधान शपथ लेता है उपखंड अधिकारी से। उपखंड अधिकारी से ये क्या लेता है? शपथ लेता है। एसडीओ शपथ लेता है। त्यागपत्र किसे देता है? तो त्यागपत्र देता है ये प्रधान को। उप प्रधान अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो प्रधान को ही अपना त्यागपत्र दे सकता है। अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया जो होती है, तो उप प्रधान को उसी रीति से पद से हटाया जा सकता है जिस रीति से प्रधान को पद से हटाया जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रधान और उप प्रधान की अविश्वास प्रस्ताव की जो रीति है वो बिल्कुल समान होती है। तो अविश्वास प्रस्ताव प्रधान के समान, प्रधान के समान, इसका मतलब उप प्रधान को भी पद से हटाने का अधिकार जिला प्रमुख को होगा। किसको होगा? जिला प्रमुख को। अब आते हैं तीसरे विषय पर, तीसरे निर्वाचित सदस्य पर, जिसका नाम है पंचायत समिति सदस्य।
समिति सदस्य, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है सीआर। सीआर की फुल फॉर्म होती है कमेटी रिप्रेजेंटेटिव या समिति सदस्य। क्लियर है यहां तक? अब पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा? ये शपथ किससे लेंगे? ये त्यागपत्र किसे देंगे? और इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव किस प्रकार से लाया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव, इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं निर्वाचन पर। तो पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन जो होता है उसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। प्रत्यक्ष रूप से जनता इसमें क्या लेती है? भाग लेती है। इसका मतलब ये हुआ कि पंचायत समिति सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के माध्यम से निर्वाचित किए जाते हैं। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के माध्यम से इनका निर्वाचन किया जाता है। वयस्क मताधिकार का यहां पर मतलब होता है कि मतदाता ऐसा मतदाता जिसकी न्यूनतम, या ऐसा व्यक्ति जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूरा कर चुका हो और उसका मतदाता सूची में क्या हो? नाम हो। पंचायत समिति की मतदाता सूची में उसका क्या हो? नाम हो। वो पंचायत समिति सदस्यों के लिए क्या दे सकता है? वोट दे सकता है। क्लियर है यहां तक सबके दिमाग में? तो निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर इनका क्या होता है? निर्वाचन होता है वयस्क मताधिकार के आधार पर। ये शपथ किससे लेते हैं? तो उपखंड अधिकारी से ये शपथ लेते हैं। उपखंड अधिकारी से, उपखंड अधिकारी से शपथ लेते हैं, एसडीओ। त्यागपत्र किसे देते हैं? तो त्यागपत्र देते हैं ये प्रधान को। और अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया क्या होती है? तो ध्यान रखना, पंचायत समिति सदस्य सीआर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता। तो इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। तो यह है इसका चौथा स्तर, पंचायत राज व्यवस्था का चौथा स्तर। पहला हमने स्तर पढ़ा वार्ड सभा, दूसरा पढ़ा ग्राम सभा, तीसरा पढ़ा ग्राम पंचायत, चौथा हमने पढ़ा पंचायत समिति, और पांचवा और सबसे अंतिम स्तर है पंचायत राज व्यवस्था का, वो है जिला परिषद। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं अब, वो पढ़ने जा रहे हैं पांचवा और अंतिम स्तर, नंबर 5, जिला परिषद के बारे में। जिला परिषद, इस बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं हम पांचवा और अंतिम स्तर के रूप में। तो जिला परिषद की क्या कहानी है कि न्यूनतम 5 लाख की जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जिला परिषद का जिला परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें कम से कम 17 वार्ड होंगे। कितने वार्ड होंगे कम से कम? जिसमें कम से कम 17 वार्ड होंगे। और प्रति 1 लाख की जनसंख्या वृद्धि पर, 1 लाख की जनसंख्या वृद्धि पर
दो अतिरिक्त वार्डों का गठन किया जाएगा। दो अतिरिक्त वार्डों का गठन किया जाएगा। न्यूनतम 5 लाख की जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जिला परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें कम से कम कितने वार्ड होंगे? 17 वार्ड होंगे। और प्रति 1 लाख की जनसंख्या वृद्धि पर दो अतिरिक्त वार्ड गठित कर दिए जाएंगे, किसमें? जिला परिषद। तो यह है जिला परिषद का बेसिक इंट्रोडक्शन आप सबके सामने। ठीक है, अब जिला परिषद के भाई सदस्य कौन होते हैं, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जिला परिषद के सदस्य, तो जिला परिषद में भी दो प्रकार के सदस्य होते हैं। कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? दो प्रकार के। अब दो प्रकार के कौन कौन से सदस्य होते हैं? अब एक तो हुए निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, और दूसरे होते हैं पदेन सदस्य। पदेन सदस्य, निर्वाचित सदस्य भी होते हैं और पदेन सदस्य भी होते हैं, किसमें? जिला परिषद में। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य कौन कौन होते हैं? जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य हैं जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, और जिला परिषद सदस्य। जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है डीआर, डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव। तो आपके दिमाग में प्रश्न होगा, सर डीआर से तो डॉक्टर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो डीआर डॉक्टर के लिए जो होता है उसमें आर स्मॉल होता है, डी कैपिटल होता है। इसमें दोनों शब्द जो होते हैं वो कैपिटल होते हैं, डी भी कैपिटल होता है और आर भी कैपिटल होता है। इसलिए जो जिला परिषद सदस्य उनके लिए जो शब्द यूज में लिया जाता है, शब्द जो उपयोग में लिया जाता है, उसका नाम है डीआर, मतलब डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव, जिला परिषद सदस्य। और डॉक्टर के लिए जो शब्द आता है उसमें डी कैपिटल आएगा और आर आएगा स्मॉल। क्लियर है? जैसे कि अगर पीएचडी करने के बाद में कोई व्यक्ति अगर डॉक्टर लगाना चाह रहा है तो वो लगा सकता है, उसके पास अधिकार है। कुछ लोग तो पीएचडी इसी वजह से करते हैं ताकि वो डॉक्टर लगा सके। तो डॉक्टर जो पीएचडी होल्डर जो डॉक्टर लगाता है उसमें डी कैपिटल होता है और आर स्मॉल होता है। तो डी आर डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है और डी आर मतलब डॉक्टर भी होता है। डी आर डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव में दोनों जो लेटर होते हैं वो कैपिटल होते हैं, और डॉक्टर वाले डी आर में एक कैपिटल लेटर होता है और एक स्मॉल लेटर होता है। क्लियर है यहां तक सबके दिमाग में? अब आते हैं, ये तो है निर्वाचित सदस्य। पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं जिला परिषद में? तो जिला परिषद के पदेन सदस्य हैं जिला परिषद के नियंत्रण वाले क्षेत्र के वर्तमान सरपंच, प्रधान, विधायक और सांसद, ये सभी भाग ले सकते हैं जिला परिषद की बैठकों में। सभी भाग ले सकते हैं, क्योंकि ये जिला परिषद की क्या है? पदेन सदस्य है। सरपंच भी होता है, प्रधान भी होता है, प्रधान भी भाग ले सकता है, विधायक भी भाग ले सकता है और सांसद भी भाग ले सकता है। और अगर मान के चलो एक सांसद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक सांसद के नियंत्रण क्षेत्र में, एक संसदीय क्षेत्र में दो जिला परिषदें हैं, तो एक सांसद दोनों जिला परिषदों का क्या होता है? सदस्य होता है, पदेन सदस्य होता है। अगर एक विधायक की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक विधायक के नियंत्रण क्षेत्र में या एक विधानसभा क्षेत्र में दो पंचायत समिति है, तो वो विधायक जो होता है वो दोनों पंचायत समितियों का भी क्या होता है? पदेन सदस्य होता है। क्लियर है? एक सांसद के नियंत्रण में जितनी भी पंचायत समितियां होंगी, एक सांसद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक सांसद की संसदीय क्षेत्र में जितनी भी पंचायत समितियां होंगी, उसकी पंचायत समितियों की बैठकों में एक सांसद भी भाग ले सकता है। यह अधिकार होता है सांसद के पास। क्लियर है? तो विधायक भी होते हैं, सरपंच भी होते हैं, प्रधान भी होते हैं, सांसद भी होते हैं। ये किसके पदेन सदस्य हैं? ये जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं हम बात पर
कि भाई निर्वाचित सदस्यों की योग्यताएं क्या होती हैं। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों की योग्यता, तो पहली योग्यता 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। दूसरी योग्यता, जिला परिषद की मतदाता सूची में नाम, मतदाता सूची में नाम। और तीसरी योग्यता होती है, वो होती है 22 नवंबर 1995 के बाद जन्म लेने वाली संतानें 2 से अधिक ना हो। और 22 नवंबर 1995 से पहले जितनी भी संतान है उनको सबको शून्य माना जाएगा। और 22 नवंबर 1995 के बाद जन्म लेने वाली संतानें जो हैं वो 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहां पर शब्द है जन्म लेने वाली संतानें। अगर कोई संतान गर्भ में है तो उसे संतान के रूप में माना ही नहीं जाता है। जब तक वो संतान जन्म नहीं ले लेती तब तक उसे तीसरी संतान के रूप में नहीं माना जाता है। ध्यान रखना विशेष तौर से। यहां पर एक शब्द है जन्म लेने वाली संतान, तो जो जन्म लेने वाली संतान है वो 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये बात करता है कौन सा किन की योग्यताओं में, तो चाहे वो जिला परिषद हो, चाहे वो ग्राम पंचायत हो या पंचायत समिति हो, उनकी योग्यताओं में यह निर्धारण किया जाता है कि जन्म लेने वाली संतान जो है वो 2 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर कोई संतान गर्भ में है तो उसे तीसरी संतान, 2 संतान पहले से है और तीसरी संतान अगर गर्भ में है तो उसे तीसरी संतान तब तक नहीं माना जाएगा जब तक वो पैदा नहीं हो जाती। दूसरा एक कंसेप्ट कि अगर एक से अधिक संतानें एक साथ पैदा होती है, एक से अधिक संतानें कितनी भी, 2, 3, 4, 5 कितनी भी संतानें अगर एक साथ पैदा होती हैं तो उन सबको एक ही माना जाता है। क्लियर है सबके दिमाग में? तो ये योग्यताएं हैं किसकी, जिला परिषद सदस्यों की। अब आगे आते हैं कि भाई जिला परिषद सदस्यों की योग्यताएं हो गई, जिला परिषद सदस्य हो गए। अब आते हैं बैठकों पर। बैठकें, तो जिला परिषद की भी 2 प्रकार की बैठकें होती है। 2 प्रकार की कौन कौन सी बैठक, तो एक तो होती है साधारण बैठक। साधारण बैठक, साधारण बैठक होती है प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार। प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार साधारण बैठक। दूसरी होती है अनिवार्य बैठकें। अनिवार्य बैठकें, अनिवार्य बैठक होती है प्रत्येक वर्ष में 4 बार। 4 बार, 26 जनवरी, 8 मार्च, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर ये अनिवार्य बैठकें होती हैं किसकी, जिला परिषद की। अब आते हैं भाई जिला परिषद की गठपूर्ति या कोरम पर। गठपूर्ति या कोरम, तो जिला परिषद की गठपूर्ति या कोरम होता है 1/3 सदस्य। 1/3 सदस्य गठपूर्ति या कोरम होता है किसका, जिला परिषद का। अब आते हैं नेक्स्ट बिंदु पर जो है जिला परिषद का प्रशासनिक अधिकारी। जिला परिषद का प्रशासनिक अधिकारी। तो जिला परिषद का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, जिला परिषद का प्रशासनिक अधिकारी होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीईओ जिला परिषद का प्रशासनिक अधिकारी होता है।
अब आते हैं जिला परिषद सदस्य के निर्वाचित सदस्यों पर, जिनमें पहला सदस्य है जिला प्रमुख। जिला प्रमुख यह जिला परिषद का अध्यक्ष होता है। जिला परिषद का अध्यक्ष होता है। यह जिला परिषद का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। अब इसका निर्वाचन कैसे होता है? निर्वाचन, तो इसका निर्वाचन होता है जिला परिषद के सदस्य जिला परिषद के सदस्य जिला परिषद सदस्य डीआर, डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव, अपने में से अप्रत्यक्ष रूप से साधारण बहुमत के आधार पर साधारण बहुमत के आधार पर निर्वाचन होता है किसका? जिला प्रमुख का। तो 2019 में गहलोत सरकार ने जो निर्णय किया था, फैसला लिया था कि जिला प्रमुख का निर्वाचन भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष, जिला परिषद सदस्य जो है डीआर जो है वो किसी भी सदस्य को जो जिला परिषद सदस्य होने की योग्यता रखता है उस सदस्य को जिला प्रमुख के रूप में निर्वाचित कर सकते हैं। उसके फैसले को गहलोत सरकार को वापस लेना पड़ा। इस वजह से वर्तमान में 2014 के पैटर्न के आधार पर ही जिला परिषद या जिला प्रमुखों का निर्वाचन किया जाता है। तो जिला परिषद सदस्य जो डीआर है वो अपने में से अप्रत्यक्ष रूप से साधारण बहुमत के आधार पर इनका क्या करते हैं? निर्वाचन करते हैं। ठीक है। अब ये शपथ किससे लेता है? शपथ, तो ये शपथ लेता है जिला कलेक्टर से। जिला कलेक्टर से ये क्या लेता है? शपथ लेता है। अब त्यागपत्र किसे दे सकता है? त्यागपत्र, तो त्यागपत्र देता है ये संभागीय आयुक्त को, ज्वाइंट कमिश्नर को, संभागीय आयुक्त को। ये अपना त्यागपत्र देता है। शपथ तो लेता है जिला कलेक्टर से, त्यागपत्र देता है संभागीय आयुक्त को। ठीक है। कौन? जिला प्रमुख। अब जिला प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है क्या? अविश्वास प्रस्ताव, तो जिला प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव बिल्कुल सही तरीके से लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव, अब अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल समान है। कैसे? कि कार्यकाल के पहले, दूसरे और पांचवें वर्ष में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। इन 3 वर्षों में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। तीसरे वर्ष में एक बार, अगर वो फेल हो गया तो चौथे वर्ष में भी एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। कुल 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तीसरे वर्ष में एक बार और चौथे वर्ष में भी एक बार, कुल 2 बार अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। किसके विरुद्ध? तो प्रधान या जिला प्रमुखों के विरुद्ध, सबके विरुद्ध, सरपंच के विरुद्ध भी दो, तीसरे और चौथे वर्ष में कुल 2 बार ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। क्लियर है सबके दिमाग में? अब अविश्वास प्रस्ताव को लाएगा कौन? तो जिला परिषद सदस्य है। जिला परिषद सदस्य अपने 3/4 बहुमत से, 3/4 बहुमत से इस अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी देकर संभागीय आयुक्त के पास भेज दें, आयुक्त के पास भेज दें, तो संभागीय आयुक्त जिला प्रमुख को उसके पद से हटा सकता है। तो पद से हटाने का अधिकार जो है वो संभागीय आयुक्त को है। किसको? जिला प्रमुख को। क्लियर यहां तक सबके दिमाग में? तो जिला प्रमुख को पद से हटा सकता है संभागीय आयुक्त, और संभागीय आयुक्त के सामने ही जिला परिषद सदस्य जो है वो वोटिंग करते हैं और उस माध्यम से जिला प्रमुख को उसके पद से हटाया जा सकता है। आया यहां तक समझ में? अब दूसरा निर्वाचित सदस्य है नंबर 2, वो है, दूसरा निर्वाचित सदस्य वो है उप जिला प्रमुख। उप जिला प्रमुख
तो ये जो उपजिला प्रमुख है ये जिला परिषद का उपाध्यक्ष होता है, जिला परिषद का उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है। अब भाई उपजिला प्रमुख का निर्वाचन कैसे होता है? निर्वाचन तो उपजिला प्रमुख का निर्वाचन होता है जिला परिषद सदस्यों द्वारा, जिला परिषद सदस्य अपने में से अप्रत्यक्ष रूप से साधारण बहुमत के आधार पर अपने में से अप्रत्यक्ष रूप से साधारण बहुमत के आधार पर अब नंबर निर्वाचन हो गया। शपथ किससे लेता है ये? तो ये शपथ लेता है जिला कलेक्टर से। जिला कलेक्टर से ये शपथ लेता है। त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो त्यागपत्र देता है ये जिला प्रमुख को। अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया क्या होती है? अविश्वास प्रस्ताव, तो अविश्वास प्रस्ताव जिला प्रमुख के समान लाया जाता है। के समान लाया जा सकता है। इसका मतलब उपजिला प्रमुख को भी पद से हटाने का अधिकार किसको होता है? तो उपजिला प्रमुख को भी पद से हटा सकता है, वो हटा सकता है संभागीय आयुक्त। क्लियर है यहां तक सबके दिमाग में? और ध्यान रखना, जिला प्रमुख और उपजिला प्रमुख को अगर अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटा दिया गया है तो उसके बावजूद भी ये पंचायत समिति सदस्य तो रहेंगे, क्योंकि पंचायत समिति सॉरी जिला परिषद सदस्य रहेंगे, क्योंकि जिला परिषद सदस्यों के विरुद्ध ना तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और जिला परिषद सदस्य अपने में से ही जिला प्रमुख और उपजिला प्रमुख का निर्वाचन कर रहे हैं। तो जो जिला परिषद सदस्य है वही जिला प्रमुख भी है और उपजिला प्रमुख भी है। तो उपजिला प्रमुख को और जिला प्रमुख को उनके पद से जब हटा दिया गया है तो वो जिला परिषद सदस्य तो रहते ही है, उन्हें केवल जिला प्रमुख और उपजिला प्रमुख के पद से हटाया गया है। क्लियर है यहां तक? समझ में सबके समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। अब तीसरा सदस्य है वो है नंबर 3 जिला परिषद सदस्य। जिला परिषद सदस्य जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है डीआर, डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव। तो जिला परिषद सदस्य जो है उसका निर्वाचन कैसे होता है? निर्वाचन तो जिला परिषद सदस्य को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से साधारण बहुमत के आधार पर या वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर इनका निर्वाचन किया जाता है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन होता है किसका? होता है जिला परिषद सदस्य का, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में डीआर। अब ये निर्वाचन हो गया। शपथ किससे लेता है भाई? जिला परिषद सदस्य शपथ किससे लेते हैं? जिला परिषद सदस्य शपथ लेते हैं जिला कलेक्टर से।
जिला कलेक्टर से ये शपथ लेते हैं। त्यागपत्र किसे दे सकते हैं? त्यागपत्र, तो त्यागपत्र दे सकते हैं ये सारे सदस्य जिला प्रमुख को। जिला प्रमुख को त्यागपत्र दे सकते हैं। इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है क्या? तो इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता है। तो इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तो ये थे 5 स्तर, जो जिनमें सबसे पहले पढ़ा हमने वार्ड सभा, दूसरा हमने ग्राम सभा, तीसरा ग्राम पंचायत, चौथा पंचायत समिति और पांचवा जिला परिषद। ये 5 स्तरों के बारे में हम पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि भाई पंचायत समिति सदस्यों की संख्या कितनी है, कितने पंचायत समिति सदस्य हैं, प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों का वेतन कितना होता है, कितनी जिला परिषदें हैं, जिला परिषद सदस्यों का वेतन कितना होता है, और पंचायत राज व्यवस्था में 11वीं अनुसूची में जिन विषयों का उल्लेख किया गया है उन सारे विषयों को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बने रहें चिंतामणि के ऑनलाइन ऐप में। धन्यवाद।